साथियों, आज का जो वीडियो है इसमें हम भारतीय संविधान में जो संशोधन करने के जो तरीके हैं या जो संशोधन करने की विधियां हैं उन विधियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है और उसका जो अनुच्छेद 368 है उसमें भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। भारत में संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो भारतीय संसद को प्रदान की गई है। यद्यपि राज्य के जो विधानमंडल हैं वो जो संविधान में संशोधन करने का जो तीसरा तरीका है उसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन राज्य विधानमंडलों को संविधान में संशोधन करने की पहल का अधिकार है वो नहीं प्रदान किया गया है। संसद है वो प्रस्तावना और मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो आधारभूत या जो मूलभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और ये जो आधारभूत या जो मूलभूत ढांचे की जो अवधारणा है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रतिपादित की गई थी। भारतीय संविधान निर्माता विश्व के संघात्मक संविधानों के संचालन की कठिनाइयों से पूर्णतया अवगत थे। उन्होंने संविधान संशोधन के लिए अत्यधिक लचीलापन या कठोरतापूर्ण को अस्वीकार करते हुए एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। इसमें ये देखा गया कि न तो संविधान कठोर होना चाहिए और न लचीला होना चाहिए, इतना कठोर भी न हो कि उसमें आवश्यकता पड़ने पर कोई बदलाव नहीं किया जा सके, और इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि उसको जब चाहें तब उसमें बदलाव किया जा सके। तो उन्होंने कठोर और लचीलेपन दोनों का समन्वय स्थापित किया, सम्मिश्रण किया, और भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसमें 3 प्रकार के तरीके या 3 प्रकार की विधियां हैं जिनसे संविधान में संशोधन कर सकते हैं या किया जाता है। पहला जो तरीका है वो ये है कि संसद अपने साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि संसद अपने विशिष्ट बहुमत से संशोधन कर सकती है। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि संसद अपने विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, यानी संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं का भी साधारण बहुमत इसमें आवश्यक होता है। तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 3 प्रकार की विधियां हैं संशोधन करने के लिए: संसद का साधारण बहुमत, संसद का विशिष्ट बहुमत और संसद का विशिष्ट बहुमत प्लस राज्यों की विधानसभा, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन। अब देखिए, साधारण जो बहुमत है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कौन कौन से उसमें किया जाता है, तो इसके लिए संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके संबंधित अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संशोधन से तात्पर्य ये है कि संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है, यानी आधे से एक ज़्यादा। साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ? साधारण बहुमत का मतलब ये हुआ कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक, यानी आधे से एक ज़्यादा। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे सरल है, किंतु इसके द्वारा किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। यद्यपि इसके द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है। यह संविधान संशोधन साधारण विधि के समान होता है। कौन से उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, यह संबंधित अनुच्छेद या अनुसूची में ही बताया गया है। अब देखिए, संक्षेप में यदि हम देखें तो साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध हैं। जैसे मान लीजिए संघ है, यानी केंद्र में कोई नए राज्य का प्रवेश है तो वो अनुच्छेद 2 जो है, या फिर नए राज्य का निर्माण करना, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमाओं में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 में जो है, नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 11, राज्यों में विधान परिषद का सर्जन या उत्साधन अनुच्छेद 169, यानी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है।
तो वो इसके अलावा अनुच्छेद 239 का है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का सृजन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्ते, अनुसूची 2 पहली, 5वीं, 6ठी और 8वीं अनुसूची, इनमें जितने भी जो विषय हैं वो संसद है वो साधारण बहुमत से इसमें संशोधन कर सकती है। तो ये जो तरीका है ये संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन का तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि संसद अपने विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। तो अब इसमें विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में ही दी गई है। विशेष बहुमत से तात्पर्य होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। दो चीज़ें हैं इसमें विशेष बहुमत में, एक तो सदन की कुल सदस्य संख्या का तो होगा बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का होगा 2/3 बहुमत। संविधान के ऐसे उपबंध जिन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता तथा जिन्हें संशोधित करने के लिए आद्य राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, इन दोनों को छोड़कर से सभी उपबंध संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। इस प्रकार संविधान के सर्वाधिक संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं। वास्तव में जब तक कोई विशेष प्रावधान न हो, संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। अब इनमें देखिए, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है, इसका जो प्रस्ताव है वो भी विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो प्रस्ताव है जो पारित होना है वो भी इसी के द्वारा होगा, जबकि संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत अर्थात संसद के प्रत्येक सदन की टेक होता है। तो ये दूसरा तरीका हुआ विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अब इनमें कौन चीज़ें हैं, जैसे मूल अधिकारों निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ मामला, तो इस प्रकार के जो संशोधन हैं ये विशेष बहुमत द्वारा किए जाते हैं। तीसरा जो तरीका है संविधान में संशोधन करने का वो है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, यानी इसमें संसद का विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का सपोर्ट भी चाहिए और विशेष बहुमत भी चाहिए। तो ये संविधान में संशोधन करने की सबसे कठोर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भी अनुच्छेद 368 में ही दी गई है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। यहाँ राज्यों के विधानमंडलों से आज से उस राज्य की विधानसभाएं विधान परिषद यदि हो, दोनों के अनुसमर्थन से है। यदि मान लीजिए जहाँ पे एक राज्य है, मान लीजिए वहाँ विधानसभा है, दूसरे में विधानसभा और विधान परिषद है, तो जहाँ पे विधानसभा है वहाँ तो केवल विधानसभा, और जहाँ पे विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद है तो वहाँ दोनों समर्थन इसके लिए आवश्यक है। इसके द्वारा संविधान के उन उपबंधों का संशोधन किया जाता है जो संघात्मक ढांचे से संबंधित हैं। अनुच्छेद 368(2) के तहत इन उपबंधों का उल्लेख किया गया है जिनमें इस प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाना अपेक्षित है। ऐसे उपबंध जैसे कौन कौन से ऐसे उपबंध हैं जिनमें इस विधि द्वारा संशोधन किया जाता है, तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अनुच्छेद 162 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अनुच्छेद 241 है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, भाग 11 अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची के किसी विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4, स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। प्रकार के जो संशोधन हैं वो संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का समर्थन इसके लिए चाहिए। राज्यों के विधानमंडल जो हैं वो इस प्रकार का जो संविधान संशोधन विधेयक है उसका अनुसमर्थन साधारण बहुमत से करेंगे। संसद का तो इसमें
2/3 बहुमत या विशिष्ट बहुमत चाहिए, जबकि राज्य विधानमंडल जो हैं उनका है वो साधारण बहुमत इसके लिए आवश्यक है। तो ये संविधान में संशोधन करने का तीसरा तरीका है। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है, और ये जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ग्रहण की गई है। संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके या 3 विधियां हैं: संसद साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा, और संसद का बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। तो ये कुल मिलाकर 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के। अब हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो इसमें देखिए, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम देखते हैं संविधान संशोधन के लिए सर्वप्रथम संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी यदि मान लीजिए संविधान में संशोधन करना है तो इस प्रकार का जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा यथास्थिति साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि संविधान में संशोधन करने संबंधी जो विधेयक है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, और वह सदन जो है वो यदि अपने राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है, और यदि राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है तो वो एक प्रकार से संविधान में संशोधन समझा जाता है। यदि संशोधन अनुच्छेद 368(2) में वर्णित उपबंधों में किया तो विधेयक राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजने के पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, अर्थात संविधान संशोधन विधेयकों को न तो वह रोक सकता है और न ही अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो इसके लिए इसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद में और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर होने से भेजने से पहले कम से कम जो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल हैं उनकी स्वीकृति आवश्यक होगी, और फिर वो विधेयक वो राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। राष्ट्रपति है वो संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट बन जाता है। पहले जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं रहती तब तक वो बिल रहता है, और राष्ट्रपति जब उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है तो उसके बाद में जो बिल है या जो विधेयक है वो एक्ट का रूप ग्रहण कर लेता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संविधान में संशोधन हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में उनका संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत नहीं बुलाया जा सकता। तो यहाँ समझने की बात ये है कि यदि मान लीजिए संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है उस पर मान लीजिए दोनों सदनों में किसी भी प्रकार का मतभेद है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो नहीं बुला सकता। अर्थात विधेयक दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित बहुमत से अलग अलग पारित किया जाता है। अतः यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा स्वीकार कर देती है तो वह विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग तरीके से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन संबंधी मामलों में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो नहीं बुला सकता। तो आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में डिस्कस किया है, और इसमें मोटे तौर पर यदि हम इस तो देखते हैं कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो कठोर संविधान भी नहीं अपनाना चाहते थे और लचीला संविधान है वो भी नहीं अपनाना चाहते थे। दोनों का उन्होंने एक सम्मिश्रण के रूप में वो किया कि कठोर भी हो लचीला भी हो, दोनों का समन्वय किया,
और हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 20 है और उसका जो अनुच्छेद 368 है, उसमें संविधान संशोधन करने की जो 3 विधियां या जो 3 तरीके हैं उनका उल्लेख किया है। संसद का साधारण बहुमत, संसद का विशिष्ट बहुमत, संसद का विशिष्ट बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन। तो ये इसमें बतलाया गया है। संशोधन करने की प्रक्रिया में अपन ने देखा कि कोई भी विधेयक है वो सभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक है। दोनों को संविधान संशोधन संबंधी मामलों में समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है वो दोनों में मतभेद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इसमें नहीं बुला सकता। तो ये हमने देखने का प्रयास किया है संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया हैं उनका। आगे की वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।